Good evening, everyone, and welcome to a guidance session for clearing your skill level papers, especially FM, FR, and PM. Why I wanted to keep a session is because of some hot news which must be known to every skill level student, especially these three papers. There is some information which we got to know, which we usually also get to know as learning partners. लेकिन अभी वाली जो information है, that is going to play a big role in your passing the exam. So if you are having a pen paper around you, you need to start noting down certain items, certain important points. First point being, to pass the exam, what is more needed? There was a recent study which was done by ACCA, कुछ last 3 quarters की एग्जाम्स की, और एक क्लियर कट स्टैटिस्टिक उन्होंने निकाल के दिया कि जो स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं उन्होंने प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म कितना एक्सेस किया था. डिड दे प्रैक्टिस एनीथिंग ऑन द प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म? And the results were shocking. The students who passed, 90% of the students practiced on practice platform. Now the next thing was doing some research on a sample of students जो clear नहीं कर पाए, especially the marginal failures जो 47, 48, 49 पे रह जाते हैं. इनसे एक रिसर्च की गई और because the data is there on the ACCA platform itself, तो उनको ये चीज निकल जाती है डेटा से कि कितने बच्चों ने प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस की थी. और जो एक सैंपल था दैट वाज गुड, 1000-1500 स्टूडेंट्स का सैंपल, उसमें 90% स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस ही नहीं की थी. आई एम टॉकिंग अबाउट मार्जिनल फेलियर्स जो 47, 48, 49 पे रह जाते हैं. एंड देयर केम एन इंफॉर्मेशन फॉर ऑल द लर्निंग प्रोवाइडर्स that ensure your students are practicing some questions on practice platform also. मुझे ये पहली इंफॉर्मेशन आप लोगों से लाइव शेयर करनी थी so that it doesn't get diluted in any of my videos. ये चीज आपको नोट डाउन करनी है because now at 4th August we are at a time that this is the correct stage when you should practice some questions on practice platform also. प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म क्या है? आप अपने ACC अकाउंट में जाएंगे, वहां पे जब आप प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म ढूंढेंगे आपको मिल जाएगा. Now why this is being said कि प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस करो? That is absolutely a replica of your real examination. जैसा रियल एग्जामिनेशन दिखता है वैसा ही है एग्जैक्टली प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म. उस प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस आपको एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दे देगा कि आपको एग्जाम सिचुएशन कैसे हैंडल करनी है. एंड इफ यू डू सम मॉक्स ऑन प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म, दैट विल बी द बेस्ट यू कैन प्रिपेयर. राइट साइड पे क्लिकिंग क्लॉक चलेगी, आप बिल्कुल वैसे ही प्रॉक्टर पे काम कर रहे होंगे जैसा एग्जाम में होगा. So that is going to give you a big advantage. इसलिए पहली चीज सब लोग नोट डाउन करो. From now onwards, ensure you practice at least 7 to 8 questions on practice platform. I'm talking about section C specifically for all 3 papers. Section C का कोई भी 7-8 set of questions do practice on the practice platform. सबसे पहली चीज ये करनी है. स्टैटिस्टिक्स मैंने आपको बता दिए. अब आते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट चीज पे, जो वो भी ACC के नंबर्स और कुछ रिसर्च से ही आ रहा है. बहुत सारे स्टूडेंट्स जो क्लियर नहीं कर पाए उनका पेपर छूट गया. अगर आप में से कई लोग हैं जिन्होंने कभी भी अपने ACC एग्जाम्स में फेलियर देखा होगा, एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखी होगी. उस परफॉर्मेंस रिपोर्ट में क्लियर कट मेंशन होता है टाइम मैनेजमेंट पे आपने कैसी हैंडलिंग करी. एंड एज ऑफ नाउ ऑल्सो यू कैन वाउच फॉर योरसेल्फ कि क्या आपके पेपर्स टाइम पे कंप्लीट होते हैं या बिल्कुल लास्ट वाले आवर में बहुत रश हो जाता है. मतलब हम पहले 1 घंटे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं क्वेश्चन करने में, उसके बाद में हम थोड़ी सी स्पीड तेज करते हैं और 3rd आवर में हमारी स्पीड भयंकर तेज हो जाती है, हम रश करने लग जाते हैं. इसका मतलब ये निकला कि तीसरे घंटे में आप जितने भी क्वेश्चंस करेंगे दे विल बी मोर एक्सपोज टू मेकिंग एरर्स. उस तीसरे घंटे में गलतियां बहुत ज्यादा होंगी. अब इस पे आप क्या कर सकते हो? देखो, एग्जाम प्रेशर को कंट्रोल करेंगे अपन, उसके लिए एक अलग चीज होगी. लेकिन एज ऑफ नाउ फॉर द 3rd आवर ये जो रश मचती है ना, इसको आप अवॉइड कर सकते हो फर्स्ट मिनट से ही टाइम मैनेजमेंट करके. अब ये टाइम मैनेजमेंट कैसे होगी? आपको अभी से जो भी सेक्शन ए के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है
कोशिश करो कि वो 3 मिनट से ज्यादा का टाइम ना लें, मैक्सिमम 5 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट. डोंट कीप योर प्रैक्टिस अनलिमिटेड, स्पेशली ऑन द एरियाज विच यू हैव ऑलरेडी प्रैक्टिस्ड. यानी किसी भी चीज को पहली बार करोगे तो टाइम लगाओ, दैट्स ओके, लेकिन द मोमेंट यू स्टार्ट रिवाइजिंग इट बैक, यानी अब उस टॉपिक के बारे में काफी कुछ पता है, अब ये थर्ड फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हो आप उस टॉपिक से रिलेटेड, अब टाइम बाउंड करो. ऑब्वियसली आप में से बहुत लोगों का भी नहीं हुआ होगा कोर्स खत्म. इन दैट केस आप क्या करेंगे? लेट्स सपोज एक टॉपिक के ऊपर 10 सेक्शन ए के क्वेश्चंस हैं, शुरू के 3-4 आप अनलिमिटेड टाइम के साथ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज यू आर अडेप्टिंग टू द कॉन्सेप्ट. बट बियॉन्ड दैट, स्टार्ट कीपिंग अ स्टॉप वॉच विद यू एंड देन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. ये टाइम बाउंड प्रैक्टिस ना होने की वजह से लास्ट 2-3 क्वार्टर्स में एसीसीए ने जो डेटा कलेक्ट किया उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का फेलियर का कारण ही पुअर टाइम मैनेजमेंट रहा. इस चीज से बच के रहना, ये किसी और के साथ हो सकता है तो आप लोगों के साथ भी हो सकता है. बी केयरफुल विद दैट. मैंने पहला पॉइंट बोला, प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस जरूर करिए. इट इज ऑन रिकॉर्ड ऑफ ACCA's सर्वे that the students who pass, 90% of them practiced on the practice platform, and the students who could not pass and they were on marginal failures, 90% didn't practice on the ACCA platform. So first takeaway from the session, you have to ensure practicing 7-8 questions on practice platform. I'm talking about section C. section A और B तो करना ही है. दूसरा takeaway, you have to start practicing in a time bound manner. टाइम बाउंड मैनर में प्रैक्टिस करना इसलिए जरूरी है सो दैट यू डू नॉट क्रिएट अ मेस इन द थर्ड आवर ऑफ योर एग्जाम. अगर सारा टाइम पहले 2 घंटे में लगा दोगे, तीसरे घंटे में अपने आप ही बहुत पुअर परफॉर्मेंस निकलेगी. एंड इफ यू फेल एट 48, तो यू कैन टेक इट फ्रॉम मी इन राइटिंग कि ये 2 नंबर आ सकते थे अगर तीसरे घंटे में अच्छी परफॉर्मेंस रही होती. तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना, हमें थर्ड आवर की परफॉर्मेंस को खराब नहीं होने देना है. वो परफॉर्मेंस अच्छी चलेगी अगर आप स्टार्टिंग से रेस में अच्छे चले. सो आई सिंपली पुट दिस, आपकी 3 घंटे की रेस है. यू कैन नॉट अफोर्ड कि पहले 1-2 घंटे में तो मैं धीरे भागूंगा, सडनली तीसरे घंटे में मैं सारे लैप क्लियर करूंगा. ये अप्रोच नहीं चल पाएगी. आप फिजिकल गेम में ऐसा कर सकते हो क्योंकि वहां थकना नहीं है, लेकिन ये मेंटल गेम है, तीसरे घंटे तक आते आते आप थक जाएंगे और थका हुआ माइंड डबल स्पीड पे काम करने को बोलोगे, ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा. इसलिए दूसरे टेक अवे का ध्यान रखना, टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है सो दैट यू डू नॉट रश इन द थर्ड आवर ऑफ योर एग्जाम. ये दोनों टेक अवेज सबने नोट डाउन कर लिए? आदि, आई विल एड्रेस टू दीज Q&As एट द एंड. पहले ये टेक अवेज ले लो, जो इंफॉर्मेशन हमें एज अ लर्निंग पार्टनर पता लग रही है, यू शुड ऑल्सो नो दैट. ओके, मैं आती हूँ तीसरी चीज पे. मैम हाँ जी. मैम सेक्शन सी के प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे फिर चेक करके भी मिलेंगे हमें नहीं, वो चेक अपने? करके नहीं मिलेंगे. आप कई सेक्शन सी के क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके पास बुक में हैं, कैप्लिन की एग्जाम किट में हैं, दे विल नॉट चेक इट. लेकिन आपको उसी पे प्रैक्टिस करनी है रादर देन एक्सेल पे करने की. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. आप एक्सेल ओके पे मैम। प्रैक्टिस करते हो तब भी देखते हाँ हो जी ना, मैम। सोल्यूशन से देख लेना, लेकिन प्रैक्टिस करना प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे. ठीक है? ठीक है मैम। इससे ना ये ठीक है। प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी कि कोई सेल चल रहा है नहीं चल रहा है, मैं विंडो को कैसी बड़ी करूं कैसे छोटी करूं, क्या इस पे कट कॉपी पेस्ट हो रहा है, ये सारी चीजें भी एड्रेस हो जाएंगी उस पे. ठीक है। ओके, ठीक है. नेक्स्ट पे आती हूँ, मॉक्स पे. मैंने ये बोल बोल के आप सब बच्चों के दिमाग में ये बात तो बिठा दी है कि मॉक्स आप लोगों को देने चाहिए. दैट चेंज आई कैन सी इन माई स्टूडेंट्स एज वेल एज इन द मार्केट ऑल्सो. लेकिन अब उसमें कैच निकल के आया है. जब इस बार रिजल्ट आया, मेरे ही कुछ 3-4 स्टूडेंट्स ने मुझे ये चीज बोली कि मैम इस बार आप ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहे थे, हम कहीं और से पढ़े, नहीं पढ़े तो मॉक्स कहीं और से दिए, आपने कहा था मॉक देने, हमने दिए, हम फिर भी फेल हो गए. बिल्कुल वैलिड पॉइंट. मॉक बहुत हद तक हेल्प करते हैं आपके पास होने में, लेकिन सिर्फ मॉक हेल्प नहीं करते हैं. मॉक इज वन इंपॉर्टेंट थिंग बट नॉट द ओनली थिंग. लेकिन मैं अभी मॉक पे ही रहती हूँ.
जो अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं उन पे भी बात करेंगे, फिलहाल मॉक पे आती हूँ। अब जब उन बच्चों के मैंने मॉक्स देखे, क्योंकि उनकी प्रिपरेशन ठीक थी, उन बच्चों को जब मैंने बोला कि तुम्हारे जो मॉक्स थे तुमने चेक करवाए थे, दे सेड हाँ मैम चेक करवाए थे और दो दो दिए थे। और बल्कि कई बच्चों ने तो ये भी बोला कि मैम हमारे तो हर क्वेश्चन को चेक कर देते थे टीचर हमारे। मैंने कहा वाह भाई, फिर तो फेल होने का मतलब ही नहीं बनता था। एंड देन व्हेन आई सॉ द मॉक्स, ओनली मार्क्स वर गिवन इन द मॉक्स। अब आप सब बच्चों को जो मुझसे पढ़ रहे हैं उनको तो पता है कि मैं कमेंट्स बहुत लिखती हूँ, आई राइट अ लॉट व्हाइल चेकिंग द मॉक्स। अब जो दूसरे बच्चे मुझसे नहीं पढ़ रहे हैं उनको ध्यान ये चीज रखनी है, आप जिनसे भी मॉक चेक कराएं, प्लीज रिक्वेस्ट देम कि मेरे नंबर आप जहां भी काट रहे हैं प्लीज डू राइट डाउन कि आपने नंबर क्यों काटा। इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इट विल सेव यू फ्रॉम गेटिंग चीटेड ऑल्सो। चीटेड फ्रॉम whom? चीटेड फ्रॉम लर्निंग पार्टनर्स और इवन टीचर्स मेरे जैसे ही है, जो ये बोल रहे हैं कि हम मॉक्स चेक करेंगे बट दे आर नॉट गिविंग एनी कमेंट व्हाट्सोएवर। और ये मैं आपको बता दूं कि लास्ट मंथ आई विटनेस समथिंग इन अ स्मॉल टाउन, अ नॉन क्वालिफाइड पर्सन स्टार्टेड चेकिंग मॉक्स। नॉन क्वालिफाइड मतलब नॉट इवन एन ACCA, नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अ ग्रेजुएट। ये मेरे को किसी बच्चे ने बताया कि मैम मेरी गली में ही कोई भैया रहते हैं, उन्होंने बोला था मैं मॉक तेरे चेक कर दूंगा, मेरे मास्टर्स में ये सारा करिकुलम था, मैंने चेक कराया। वो हो सकते हैं मेंटर किसी के भी, लेकिन यहां पे जो चीज चाहिए वो पूरी नहीं कर पाएंगे। द रीजन बीइंग द रिगर ऑफ योर एग्जाम, द डिफिकल्टी लेवल ऑफ योर एग्जाम। तो अगर आप किसी भी लर्निंग पार्टनर जो ACCA पढ़ाते हैं, पहले तो उन्हीं से ही मॉक चेक करवाएंगे, सबसे पहली चीज ये। अप्रूव्ड लर्निंग पार्टनर हो, नॉन अप्रूव्ड हो, कोई बात नहीं, लेकिन वो ACCA पढ़ा रहे हो, पहली चीज तो ये करनी है। कोई अपने गली के भैया से जाके चेकिंग नहीं करानी है, दैट इज द फर्स्ट थिंग। नंबर 2, जब आप चेकिंग कराएं, रिक्वेस्ट देम कि सर और मैम वेर एवर यू आर डिडक्टिंग मार्क्स प्लीज डू गिव द कमेंट्स कि मैंने यहाँ पे क्या गलती करी है। वो गलती होनी, हाईलाइट होनी बहुत जरूरी है। अब मैं आपको अपनी भी एक वीकनेस बताती हूँ, मैं बहुत कमेंट्स देती हूँ, तो ऐसा नहीं है मेरे पास भी 100% पास रेट आती है। अगर मेरे पास 30% बच्चा पास नहीं हो पाया, इस बार मैंने भी वो डेटा एनालिटिक्स निकाला पूरा, 90% बच्चों ने मॉक्स दिए ही नहीं, लेकिन 10% ने तो दिए थे। फिर वो क्यों फेल हो गए? तो मैंने उनका पैटर्न निकाला, पेपर जो मैंने चेक किए थे, उन्होंने फर्स्ट मॉक में वही गलतियां कर रखी थी जो सेकंड मॉक में की थी। और जब मैंने उनसे फोन पे बात करके पूछा कि यार मेरे कमेंट्स पे तुमने कुछ वर्क ऑन ही नहीं किया, द स्टूडेंट्स वर साइलेंट, एब्सोल्युटली साइलेंट। इसका मतलब बच्चों ने मेरे कमेंट्स पढ़े ही नहीं। बेटा फिर तो एक्सरसाइज ही बेकार हो गई ना। एक फीडबैक मिला, आपने मार्क्स देखे कि मेरे फर्स्ट मॉक में इतने मार्क्स आ गए, सेकंड मॉक में इससे ज्यादा आएंगे। मैंने फर्स्ट मॉक में भी 45 दिए, दूसरे में 46 दिए, और एग्जाम में 47 आ गए, फॉर एग्जाम्पल। इस उम्मीद में, क्योंकि मैं खुद कहती हूँ कि मैं चेकिंग बहुत टाइट करती हूँ, बच्चों ने ये उम्मीद कैरी करी कि यार मैम से तो 4-5 नंबर वैसे ही ज्यादा आएंगे और हम पास हो जाएंगे, लेकिन नंबर उसी के आसपास ही आए। वाई? बिकॉज द कॉमेंट्स वर नॉट रेड। और जब मैंने पूछा, मैंने कहा बेटे कमेंट्स पढ़े ही नहीं, मैंने यहाँ बोला था कि आप ये गलती कर रहे हो, आपने नेक्स्ट पेपर में फिर वही गलती करी, इसका मतलब आपने कमेंट्स ही नहीं पढ़े। तो अब यहाँ जितने भी बच्चे बैठे हैं या मेरी ये वीडियो जितने भी बच्चे बाद में सुन रहे हैं, प्लीज ध्यान रखना, आपको एक तो कमेंट लेने हैं अपने टीचर से, दूसरा उन कमेंट्स को पढ़ना है। मॉक टेस्ट पेपर का आइडिया ही फेल हो जाएगा अगर तुम जान ही नहीं पाओगे कि तुम गलती कहाँ कर रहे हो। वो जानने के लिए पहले तुम्हें कमेंट्स लेना जरूरी है, फीडबैक लेना, और दूसरा उस फीडबैक पे वर्क ऑन करना। मैंने फर्स्ट क्राइटेरिया तो फुलफिल कर दिया, दे दिए कमेंट्स, लेकिन दूसरा अपने बच्चों को सिखाया ही नहीं कि भाई ये रीड करने हैं। हालांकि इसमें मैंने भी सपने में भी नहीं सोचा था कि लोग रीड ही नहीं करेंगे, देन व्हाई एम आई राइटिंग।
तो दिस इज वेरी ऑब्वियस, बट तुम्हें ये हाईलाइट करके इसलिए बता रही हूँ, डू टेक आउट टाइम। एसीसीए तुम्हारे फेल होने की परफॉर्मेंस रिपोर्ट दे, उससे पहले तुम अपने मॉक टेस्ट की रिपोर्ट तो पढ़ो। मत जाओ उस मोड में कि हम वापस एग्जाम दें और एक फेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट पढ़ रहे हो। इट सीरियसली पिंचेस मी अ लॉट जब तुम लोगों के 15-15 हजार रुपए लगते हैं एंड सडनली द रिजल्ट कम्स एज नहीं पास हुए। मेरे को पास फेल से सच में इतना बुरा नहीं लगता जितने उन 15 हजार से लगता है। बच्चों, तुम सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनने जा रहे हो, एक एक रुपए की वैल्यू करो, और इससे भी ज्यादा वैल्यू किस चीज की करोगे? अपने टाइम की, जल्दी एसीसीए बनने की। तुम्हारा एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक मिनट। उस एक एक मिनट को वेस्ट मत जाने दो। इसलिए अगर मॉक दिया है, पैसे दे के दे रहे हो ना, फीस दे रहे हो ना, फ्री में तो मेरे ख्याल से कोई मॉक चेकिंग नहीं कर रहा होगा, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है उसमें। पैसे दे रहे हो तो पहले तो उस एक एक पैसे की कीमत को समझो। मेंटर कभी मना नहीं करेगा कि मैं इसमें कमेंट नहीं दूंगा, दे विल गिव यू द कमेंट्स, लेकिन तुम बोलो तो सही। इसलिए तुम्हें सबसे पहले ये चीज बोलनी है कि एक जो एसीसीए पढ़ा रहा है या खुद एसीसीए है उससे पेपर इवेल्युएट करवाना है, या सीए है या एमबीए है या सीएफए है, लेकिन कोई प्रोफेशनल डिग्री होल्डर है जिसको पता है कि ये डिग्री टफ होती हैं, इनका वे ऑफ हैंडलिंग इज डिफरेंट फ्रॉम ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। तो पहले तो ऐसा मेंटर ढूंढना है। दूसरा, उस मेंटर से सिर्फ मार्क्स नहीं लेने हैं, सिर्फ मार्क्स नहीं चाहिए, रीजन चाहिए कि नंबर क्यों कटे, ताकि आप नेक्स्ट पेपर में ये गलती ना करो। यू शुड नो व्हाई यू लॉस्ट द मार्क्स। जैसे अपन 8th 9th में तुम बच्चे जाके अपनी क्लास टीचर से पूछते थे ना, मैम मेरा यहाँ एक नंबर क्यों काट लिया, वही करना है। और फिर उसको जानना है कि नंबर क्यों कटा है। इसलिए मॉक्स पे आप लोगों को अब ये चीज का ध्यान रखना है। जितने भी बच्चे मेरे से नहीं पढ़ रहे हैं, यू हैव टू रिक्वेस्ट योर टीचर्स टू गिव यू फीडबैक व्हाई यू लॉस्ट द मार्क्स। ठीक है? तो मेरा पहला टेक अवे जो मैं तुम्हें देना चाह रही थी, दैट वाज प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म। नंबर 2, नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस इन अ टाइम बाउंड मैनर, खुले में नहीं कि लगे हुए हैं 2 घंटे में एक क्वेश्चन चल रहा है, नो। तीसरा, मॉक चेकिंग पे कमेंट्स लेने हैं आपको, उन कमेंट्स को रीड करना है और उनको नेक्स्ट वाले पेपर में होने नहीं देना है। फोर्थ, फीडबैक। आप तीनों के पेपर्स में सेक्शन सी में एटलीस्ट 15 मार्क्स की थ्योरी राइटिंग आती है, और मैं तय बात बोलती हूं, आप में से बहुत सारे बच्चों की थ्योरी राइटिंग बहुत वीक होगी, मेरे खुद के स्टूडेंट्स की है। इस थ्योरी राइटिंग पे काम करो। मैंने एक अभी वीडियो डाली थी एफएम की थ्योरी हैंडलिंग पे, दैट वाज सजेस्टिव ऑफ कि थ्योरी कैसे लिखनी है। एफआर वाले, आप लोगों को तो एक बिजनेस की परफॉर्मेंस पे थ्योरी लिखनी होती है, सेक्शन सी की बात कर रही हूं मैं। एक बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है उस पर लिखते हैं। मैंने उसका भी एक क्वेश्चन डाला हुआ है, उसको देखना जाके, इंटरप्रिटेशन के नाम से बोलती हूँ उस चैप्टर को मैं, उसमें आपको मिल जाएगी वो वीडियो। एग्जामिनर को ये नहीं जानना है कि रेशियो बढ़ा है कि कम हुआ है, वो दिख रहा है उसको। इसके ऊपर ज्यादा कंटेंट मत डालना, छोटा सा हिस्सा लिखा, बात खत्म। एग्जामिनर वांट्स टू नो, कैन यू कनेक्ट द डॉट्स व्हाई द जीपी मार्जिन इज चेंजिंग, दैट इज व्हाट ही वांट्स टू नो। फोर्थ टेक अवे में, यू हैव टू बी केयरफुल व्हाइल राइटिंग थ्योरी। जहां कैलकुलेशन नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो। अगर क्वेश्चन ये बोलता है कि इस कंपनी के केस में क्या होगा, तो आपको आपके जवाब में उस कंपनी का रेफरेंस देना है। पीएम में भी परफॉर्मेंस पे कमेंट करना आता है, एफएम में भी आता है और एफआर में भी आता है। लेट्स सपोज क्वेश्चन पूछता है कि निधि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, तुम लिखने लग जाते हो निधि परफॉर्मेंस के इन्वेंट्री डेज का निधि को ध्यान रखना चाहिए। अरे निधि तो पढ़ाती है यार, इन्वेंट्री कहां से आएगी? तो इन्वेंट्री तो होगी ही नहीं। यहां पे क्या होगा? क्वालिटी ऑफ टीचिंग, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। तो केस तुमने लिखा ठीक कि इन्वेंट्री डेज कम होने चाहिए, लेकिन ये केस से अप्लाई नहीं होता यार। तो जो तुम जैसे बच्चे होते हैं ना, जो ये बोलते हैं कि पेपर तो अच्छा गया मैम, हम पास हो जाएंगे, और जब वो 48 पे फेल होते हैं, वो ये केसेस होते हैं। आप बिल्कुल ठीक लिख रहे थे कि इन्वेंट्री डेज एक कंपनी के कम होने चाहिए, यानी इन्वेंट्री जल्द से जल्द बिके, लेकिन क्वेश्चन ने तो पूछा था निधि लिमिटेड के रेफरेंस में लिखने को। निधि तो
सर्विस प्रोवाइडर है, इन्वेंट्री कहां से आएगी निधि की? यानी ये पॉइंट गलत जगह अप्लाई हो गया और आपने एग्जामिनर को ये बता दिया कि आपने क्वेश्चन ढंग से रीड ही नहीं किया। इसलिए तुम बच्चों को ये चीज समझनी है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वही जवाब दो। डू नॉट गिव समथिंग विच यू नो, गिव समथिंग विच द एग्जामिनर वांट्स टू नो। ये वही बात हो गई, डॉक्टर साहब मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा है। बेटा सुबह उठते ही आंखें ढंग से साफ किया करो, कान को ऐसे किया करो। अरे डॉक्टर साहब दांत में दर्द। तो सारी चीजों की बातें करते रह गए, दांत की नहीं करी, अपने आप नंबर चले जाएंगे, चाहे तुमने दांत की कितनी भी अच्छी डेफिनेशन लिखी हो। और ये मैं अपने बच्चों के मॉक्स में भी देखती हूँ, और ये एसीसीए से जो एग्जामिनर रिपोर्ट मिलती है वो भी पढ़ के मैंने यही देखा है कि बच्चा रिक्वायरमेंट मीट ही नहीं कर पाता। यही प्रॉब्लम तुम्हें इंटरव्यू में आएगी अगर तुमने ये अपनी आदत नहीं ठीक करी तो। इंटरव्यूअर पूछेगा इसके बारे में बताओ और आप सब चीजें बताने लग जाओगे। यू नीड टू टेल द इंटरव्यूअर और द एग्जामिनर कि आप समझ रहे हो वो क्या चाह रहा है। इसलिए बच्चों तुम्हें वो तैयारी अभी से करनी है। इसलिए ये 4 अगस्त को हम मिल रहे हैं, ताकि तुम्हारा सिलेबस इतना हो चुका है कि तुम समझ सको मैं बोल क्या रही हूं, और तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम भी हो। दैट करेक्ट डायरेक्शन में यू नीड टू प्रिपेयर नाउ। अभी पूरे 30 डेज पड़े हैं तुम्हारे पास, खींच देना अभी इस चीज को। whenever you are reading a theory part, read it carefully, वो पूछ क्या रहा है और एग्जैक्ट उसी का ही जवाब दो। मैंने देखा बहुत बच्चे थ्योरी में बहुत लंबे लंबे आंसर्स लिखते हैं। मेरे स्टूडेंट्स को ये चीज पता है, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पे नहीं बैठे हैं, मतलब स्टूडेंट्स तो चलो मेरे ही हैं, जो मुझसे अभी नहीं पढ़ रहे हैं वो सुन लो। टू गेट एवरी 1 मार्क यू शुड राइट 2 लाइन्स का कंटेंट। 2 लाइन्स के कंटेंट में जो इंफॉर्मेशन आएगी उस पे एग्जामिनर 1 नंबर देगा। और ये जो कंटेंट लिखोगे ये रेलेवेंट लिखना, कुछ भी अनशन नहीं लिखना है, इट शुड बी रेलेवेंट। अगर केस रिलेटेड पूछ रहा है तो केस रिलेटेड लिखो। अब क्वेश्चन ने जनरली लिखा, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद यूजिंग हिस्टोरिकल डेटा इन रेशियो एनालिसिस। ये जनरल क्वेश्चन है, इसको जबरदस्ती केस से मत लिंक करना। क्वेश्चन पूछा एग्जामिनर ने, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद यूजिंग हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन इन रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस यूज करने में हम जो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन यूज करते हैं उससे क्या दिक्कत आती है। ये केस स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है। अब तुम यहां जबरदस्ती केस मत घुसा देना, यानी आपको रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्वेश्चन क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो थ्योरी में मुझे हर जगह से फीडबैक यही मिल रहा है, चाहे वो एसीसी यूके हो, चाहे वो एग्जामिनर हो, चाहे वो परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स हो, सब जगह से एक ही बात सामने आ रही है, स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू कोलेट द इंफॉर्मेशन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। बच्चों इस पर काम करो, ये तुम्हें फ्यूचर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तुम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनोगे, ऑडिट रिपोर्ट्स बनाओगे, तो उसमें काम की चीज लिखनी है विच इज यूजफुल फॉर द यूजर, अंडरस्टैंडेबल, विच सर्व्स द पर्पस ऑफ द यूजर। हमें इतनी चीजें नहीं लिख देनी है जहां पे उसको सामने वाले को ये लगे कि यार इसको तो बंदे को पता ही नहीं है कि रुकना कहाँ है। जब वी मेट में एक कैरेक्टर था, आई थिंक आप सबने जब वी मेट देखी होगी। हैव यू ऑल सीन जब वी मेट? यस देखी? मैम। यस मैम। यस मैम। जब वी मेट का एक कैरेक्टर था गीत, बहुत बोलती थी वो, बहुत बोलती थी और इररेलेवेंट। अपने एग्जामिनर के सामने गीत मत बन जाना, हु डजंट नो वेयर टू स्टॉप। तो मुद्दे पे बात करनी है, लिमिटेड बात करनी है जितनी जरूरी है, उससे ज्यादा नहीं। इस चीज का ध्यान रखना थ्योरी में। सो आई हैव कवर्ड 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स एज ऑफ नाउ। नंबर 1, आपको प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म यूज करना है प्रैक्टिस करने में। नंबर 2, आपको अब जो प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की वो टाइम बाउंड करनी है। सेक्शन ए का एक क्वेश्चन 3 मिनट्स to 5 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। सेक्शन बी का भी सब पार्ट 3 मिनट्स और 5 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। सेक्शन सी का क्वेश्चन 50 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। अब इन क्वेश्चंस को आप टाइम बाउंड करो। उसके बाद में थर्ड आइटम विच यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट, मॉक चेकिंग आप जिससे भी कराएं, प्लीज रिक्वेस्ट देम टू गिव यू फीडबैक्स, और किसी क्वालिफाइड बंदे से चेक कराएं। अड़ोस पड़ोस के भैया दीदी, full respect to their knowledge, but what this examination needs, ये वही समझ सकता है जिसने
ये पेपर या तो खुद दिए हो, या फिर पढ़ाए हो, या फिर पढ़े हो। ठीक है? यस मानस, 50 मिनट्स में कंप्लीट करना होता है सेक्शन सी का एक क्वेश्चन। सेक्शन सी पूरा नहीं, एक क्वेश्चन। 50 मिनट्स, मैक्सिमम 55 मिनट्स। ठीक है? ओके, चौथी चीज, थ्योरी पार्ट पे किस तरह से लिखना है, प्लीज केयरफुली उसको हैंडल करो। वो आप लोगों की कमजोरी है, वो आपको पहले ही बता रही हूं कि इस कमजोरी को दूर करने में अब आपको आने वाले 30 डेज लगाने हैं। लास्ट चीज, अब मैं बोल तो रही हूं थ्योरी पे काम करो, थ्योरी पे काम करें कैसे? आने वाले 30 डेज में ट्राई कि आप एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस लिख के प्रैक्टिस करें। अब इनको जब लिख के प्रैक्टिस करोगे, आपके पॉइंट्स क्या कहना चाह रहे थे चेक करो एग्जामिनर की रिपोर्ट से, एग्जामिनर के आंसर से, क्या वो भी ऐसा ही कुछ कहना चाह रहा है? उससे पता चल जाएगा कि आपने जो पॉइंट्स कवर किए, क्या एग्जामिनर ने भी वही कवर किए। अब इसमें लर्निंग दो तरह की होंगी। नंबर वन, आपके पॉइंट्स इतने इरेलेवेंट थे कि एग्जामिनर ने कवर ही नहीं किए, इसका मतलब आपको एग्जाम में मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। दूसरा, एग्जामिनर ने कुछ एडिशनल पॉइंट्स यूज किए जो आप कैच नहीं कर पाए, अब वो आपके लिए लर्निंग हो गई कि अरे यार ये तो मैं पकड़ ही नहीं पाया था इस चीज को। तो गुड पॉइंट, आगे से ध्यान रखूंगा कि ये वाला स्टेटमेंट क्वेश्चन में ऐसा था जिसकी वजह से ये लिख सकते थे। दिस इज हाउ यू विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर थ्योरी। थ्योरी को प्रिपेयर मैंने कई बच्चों को करते देखा है कि वो स्टडी टेक्स्ट उठाते हैं या फिर एसीसी स्टडी हब उठाते हैं और सीधा लर्न करना चालू। बात नहीं बनेगी ऐसे। आपको मेन टॉपिक्स के सिर्फ कीवर्ड्स आने चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, और फिर जो क्वेश्चन आएगा 99% केस रिलेटेड होगा, और जो 1% केस रिलेटेड नहीं होगा वो डायरेक्ट तो वैसे भी नहीं होगा, कभी नहीं आएगा। गिव द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस पेबल, कैलकुलेटिंग इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, दे विल नेवर आस्क गिव द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पे बैक पीरियड, नेवर। वो किसी केस से रिलेट उसको करके पूछेंगे, या फिर वो किसी ऐसे कॉन्टेक्स्ट में पूछेंगे जहां पे बताना तो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ही होगा, लेकिन उसको लिखने का तरीका अलग होगा। यानी आपको भावनाएं समझ में आनी चाहिए कंटेंट की, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए, उसको बैठ के रटना नहीं है, लेकिन लिख के प्रैक्टिस जरूर करनी है। मैंने आपको टारगेट दे दिया है, आने वाले 30 डेज में 10 सेक्शन सी का थ्योरी पार्ट लंबे वाला 10 क्वेश्चंस में इसको लिख के करना। अपने आप तुम पास का रिजल्ट मुझे शो करोगे कि मैम हम पास हो गए। ये छोटी छोटी चीजें होंगी जो 48 पे अटकने नहीं देंगी। एक छोटी सी चीज 48 को 49 में बनाएगी, और दूसरी छोटी चीज 49 को 50 बनाएगी, एंड यू विल सेल थ्रू। और सबसे बड़ी बात, एक लाइफ लर्निंग एक्सपीरियंस होगा, लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस होगा, लिखना आएगा। क्योंकि तुम लोग जिस लाइन में जा रहे हो उसमें ऑडिट रिपोर्ट भी बनाओगे, कंसल्टेंसी रिपोर्ट्स भी बनाओगे, और हर जगह चैट जीपीटी हेल्प नहीं करेगा। जो स्पेशलाइज नेचर की रिपोर्ट्स होती है ना, जहां पे आप शायद किसी कंपनी के कहने पे उनका फिक्स्ड एसेट वैल्यूएशन करोगे, या वैल्यूएशन का ट्रीटमेंट, उलझे हुए केस का ट्रीटमेंट रेकमेंड करोगे, वो चैट जीपीटी पे नहीं मिलेगा। यानी ये काम खुद ही करने पड़ेंगे। चैट जीपीटी अंग्रेजी में हेल्प कर सकती है, कंटेंट राइटिंग पूरा का पूरा आपके स्किल सेट पे डिपेंड करेगा। इसलिए इन छोटी छोटी 5 टेक अवेज पे ध्यान रखना। 5 क्या थे मैं फिर तुम्हें याद दिला देती हूँ, इफ यू आर नोटिंग डाउन। नंबर 1, यू हैव टू प्रैक्टिस थ्रू प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म, दैट्स वेरी एसेंशियल टू प्रैक्टिस इन एग्जाम लाइक सिचुएशंस। दूसरी चीज मैंने आपको बोली कि आपको प्रैक्टिस करनी है टाइम बाउंड। तीसरी चीज, मॉक्स में कमेंट्स लेने हैं, उन कमेंट्स को रीड करना है, और उनको रीड करके कोशिश करनी है कि नेक्स्ट वाले मॉक में वही गलतियां ना हो। चौथी चीज, थ्योरी पार्ट को ढंग से लिखना है, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है। केस रिलेटेड पूछा है तो केस रिलेटेड लिखना है, एग्जामिनर क्या मांग रहा है वही देना है। और पांचवी चीज, थ्योरी प्रिपरेशन। आने वाले 30 डेज में 10 थ्योरी पार्ट्स ऑफ सेक्शन सी लिख के प्रैक्टिस करने हैं। कहां पे? प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे। ये 5 चीजें मैं आप सबको बताना चाह रही थी बिकॉज इनके क्लियर कट स्टैटिस्टिक्स और बहुत सारा हमारे पास डेटा आ रहा है दैट स्टूडेंट्स नीड टू बी पॉलिश्ड हियर। तो इन चीजों पे ध्यान दो, इन 5 टेक अवेज को अपने टेबल पे पेज पे लिख के चिपका लो, ताकि बार बार दिमाग में ये बात ध्यान रहे, थ्योरी हैंडल करते टाइम मुझे ध्यान रखना है केस रिलेटेड लिखना है या डायरेक्ट लिखना है।
वर्ड लिमिट के हिसाब से लिखना है, कीवर्ड्स यूज करने हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छा रखना है, बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं दे देना है। एग्जामिनर सोचेगा भाई तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है क्या कहाँ रुकना है, तुम तो चले ही जा रहे हो, चले ही जा रहे हो, रुक ही नहीं रहे हो। यानी ब्रेक लगाने आपको आने चाहिए। ठीक है। सो मैं ये 5 चीजें आपको बताना चाह रही थी इस चीज के लिए, स्किल लेवल में इन तीनों पेपर्स पे जो अप्लाई होता है। अब आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हैं, प्लीज फील फ्री टू आस्क दैट। बताइए जी। हम्म। ऑल सेट। सब सेट हो गए। ओके। Sohail is asking, very confused about PM, given the concepts are clear. सुहेल, मैंने ना पीएम के, अगर आप पर्टिकुलरली पूछ रहे हो परफॉर्मेंस मेजरमेंट वाले क्वेश्चन, मैंने एफआर का एक इंटरप्रिटेशन के ऊपर क्वेश्चन डाला हुआ है, काफी पुराना डाला हुआ है, काफी पहले डाला था। उसको देखो, उससे आपको काफी हद तक गाइडेंस मिल जाएगी कि कमेंट्स वाले क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है। ओके। सुकांत, मेरे मॉक्स में बेटा कोई फायदा नहीं होगा दोबारा करने में। मैं तुम्हें इसका तरीका बताऊंगी, बिकॉज मेरे स्टूडेंट्स के लिए ये दिक्कत आएगी। मेरे तो मॉक्स जो मैं चेक करती हूँ वो तो क्वार्टर दर क्वार्टर सेम ही है। क्या फायदा ही नहीं होगा एक करे हुए मॉक को वापस करने में, वो ऑनेस्टी भी नहीं आएगी। बट आई टेल यू हाउ टू डू इट। ठीक है। आदि इज सिंह, आदि आपका कमेंट हाँ आ गया। ओके। 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 आदि, दिस इज कंप्लीटली योर कॉल। प्रोफाइल क्या मिल रहा है आदि, मुझे प्रोफाइल बताओ, किस प्रोफाइल में काम करने का ऑप्शन मिल रहा है। ओके। आदि, आई विल नॉट रेकमेंड दिस। आई टेल यू व्हाई। कि देखो, बात ये नहीं है। अच्छा, इट इज अकाउंटिंग एडवाइजरी। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नॉट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज समथिंग कि आप एक कंपनी के लिए अकाउंटिंग करोगे, मुझे उसमें तो लगता है कि ग्रोथ नहीं होगी। अकाउंटिंग एडवाइजरी में अगर आप बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए काम करने वाले हो, देन इट इज गुड। लर्निंग वाइज अच्छा है। बट व्हाट आई फील इज कि इस पैकेज पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी होगी। जितना कमाओगे नहीं, उससे ज्यादा गंवा सकते हो। कैसे? 5 डेज वर्किंग है कि नहीं है, यानी 2 दिन अगर पढ़ने के लिए मिलेंगे तो बाकी बचे हुए पेपर क्लियर करने में आसानी होगी। हालांकि आपके पेपर 2 ही बचे हुए हैं तो इतनी लोड होना नहीं चाहिए, लेकिन 11 पेपर के हिसाब से मुझे थोड़ा सा पे कम लग रही है। एंड व्हाट हैपेंस इज, एथिकली भी अगर हम किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं ना, उसको 2-3 साल से पहले तो छोड़ना नहीं चाहिए। तो इस पर्टिकुलर पैकेज में यू विल नॉट फील हैप्पी वंस यू विल क्लियर योर एग्जाम्स, मेरे ख्याल से। नहीं आदि, अभी की सिचुएशन अलग है, अभी सिचुएशन अलग है। आप मान के चलो नेक्स्ट 6 महीने में आप एसीसी क्वालिफाइड बन जाओगे, तो एसीसी क्वालिफाइड होने के बाद में विल यू बी रेडी टू वर्क एट दिस पैकेज? आई डोंट थिंक सो। और सीए फर्म्स तो बहुत कम पे करती हैं यार, स्टिल व्हाट यू आर गेटिंग इज स्टिल ओके। ओके। सुकांत, you connect with me tomorrow, I will guide you as to how you can go for it. ठीक है। आदि, वही मैं कह रही हूं, अगर एक्सपीरियंस भी काउंट नहीं हो रहा है, मेरे ख्याल से ये मत करो। अभी जहां पे हो अपने पेपर क्लियर करके देन वंस इन फॉर ऑल चेंज इट। ठीक है। एक मिनट, जेनिल कुछ पूछ रहा है। आई डू हैव इनफ टाइम टू गेट बैक ऑन ट्रैक फॉर एफएम। यस एब्सोल्युटली जेनिल, बच्चे जब ठान लेते हैं ना, तो दुनिया का कोई आदमी उनको नहीं रोक सकता। ओके। बिल्कुल हो जाएगा जैनिल, करो इसको, दैट्स एब्सोल्युटली डुएबल। अगर ब्लैंक भी होता है ना बच्चा, तो भी कई बार कई बच्चों की सनक जाती है ना, जब दे डू इट। और अगर बच्चों की सनक गई ना कि करना ही नहीं है, तो वो नहीं करेंगे। आपकी इनर जील सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है। नहीं मानस, मेरे जो मॉक्स है, मेरे मॉक्स अलग हैं, वो ट्यूटर रिसोर्सेज के हैं, कुछ मेरे बनाए हुए हैं, क्योंकि मुझे पता है मेरे स्टूडेंट्स कहाँ फंसेंगे। तो मेरे मॉक्स तो मैंने अमेंड करके बनाए हुए हैं, कहीं से लेके कुछ, कहीं से लेके किसी के नंबर्स बदल के, किसी का केस बदल के। एसीसीए के ऑफिशियल मॉक्स अलग है, दे आर नॉट सेम। ओके, एक मिनट। सोहेल का क्वेश्चन है, F5 पेपर देयर आर सेक्शन सी क्वेश्चंस व्हिच आर ओवरलोडेड विद इंफॉर्मेशन। सुहेल, मैंने एक वायलैंड के नाम से क्वेश्चन डाला है। वायलैंड का स्पेलिंग होती है WYELAND। मैंने ये वाला क्वेश्चन डाला है जिसमें भी इंफॉर्मेशन की फ्लड हुआ हुआ था। चेक दैट क्वेश्चन।
उससे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इंफॉर्मेशन को ब्रेक डाउन कैसे करना है। और ये लेटेस्ट क्वेश्चन ही है, शायद 22 या 20 का ही क्वेश्चन है जो नए फॉर्मेट पे आया हुआ है, जिसमें बहुत अलग तरह की कैलकुलेशन से कमेंट करना होता है। वायलैंड के नाम से डाला हुआ है, WYELAND। ठीक है कोमल, एक सेकंड आती हूँ बेटा, 1 सेकेंड। जब एग्जाम रीचेकिंग के लिए, अर्पिता बेटा सच बोलूं तो देर आर नो केसेस जहां पे रीचेकिंग में मार्क्स बढ़े हो। देखो एसीसीए का खुद का चेकिंग का सिस्टम ना इतना रिग्रेस है कि तुम्हारी वो मिस्टेक्स लिख के तुम्हारी परफॉर्मेंस रिपोर्ट बना रहे हैं, वेरी लेस लाइकली कि नंबर बढ़ेंगे। 5-6 हजार की फीस लगेगी, एंड आई हैवंट हर्ड इवन अ सिंगल केस टिल डेट जहां पे बच्चे की रीचेकिंग से मार्क्स बढ़े हो। नहीं बढ़ते। कोई बात नहीं आदि, टू आंसर टू योर क्वेश्चन, द मोमेंट यू विल बी एन एसीसी अफिलिएट, आपको अपने आप ही आपके लेवल का रोल मिल जाएगा, क्योंकि एसीसी अफिलिएट होते ही बिग फोर्स के गेट खुल जाएंगे आपके लिए। तो एक बार इन द मीन टाइम तुम इस पुराने एक्सपीरियंस पर परेशान नहीं हो। जब भी जो भी वैकेंसी आती है अपना नेटवर्क बढ़ाओ, लोगों से जानकारी करो। दूसरा, तुम सब बच्चों को मैं एक चीज बोलूंगी, देखो मेरे खुद के कई स्टूडेंट्स हैं बड़े इंट्रोवर्ट रहे हैं, ग्रुप पे कभी नहीं बोले, किसी की हेल्प नहीं करी, किसी से बात नहीं करी। जब क्वालिफाई कर गए एक भी दोस्त नहीं था रेकमेंड करने के लिए, क्योंकि आजकल कंपनीज में एम्प्लॉय रेफरेंस नाम का बहुत सिस्टम चलता है। तुम बच्चों को अपने लिए थोड़ी सी प्रेजेंस क्रिएट करनी पड़ेगी। देखो जब तुम लोग पहले फेस टू फेस अपने दोस्तों से मिलते थे, तुम लोग उनकी करते थे ना मदद, हाँ यार भाई मैं बैठा हूं ना, यार भाई तू चिंता मत कर। अब हम जब से वर्चुअल हुए हैं, देखो जिंदगी यही है, अब हमें इसी में अपने आप को ढालना है, वरना अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं हम। अब ढालो कैसे, अपनी प्रेजेंस फील कराओ। सोशल नेटवर्क साइट होती है, तुम्हारा कोई दोस्त पास हुआ है, उसको कॉन्ग्रेचुलेट करो। यू नेवर नो कि धीरे धीरे उस कॉन्ग्रेचुलेशन से तुम्हारी दोस्ती चालू हो जाए, हाय हेलो चालू हो जाए, बिकॉज पीपल नोटिस कि आप किसके पोस्ट पे क्या कमेंट कर रहे हो। पता है क्या होता है, मेरे स्टूडेंट्स कई बार जब मुझे टैग करके लिखते हैं ना, थैंक यू निधि मैम, और जब मैं उनको सिर्फ लिखती हूँ कॉन्ग्रेचुलेशंस, जैसे प्रणय हुआ लेट्स सपोज, कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रणय, वो बड़ा चलता सा रेस्पॉन्स लगता है। बट वेन आई राइट कि प्रणय आई ऑलवेज रिमेंबर द मॉक्स ऑल्सो यू यूज टू डू दीज मिस्टेक्स एंड यू हैव ओवरकम, ये प्रणय के दिमाग में छप जाती है। अब वो चलो मुझे तो वो याद रखेगा, लेकिन इस तरह का कमेंट सामने वाले के दिमाग में छप जाता है। जब धीरे धीरे आप उनके पोस्ट्स पे उनको अप्रिशिएट करते हो, उनकी सक्सेसेस में अपलॉड करते हो, उनके पोस्ट पे रिएक्ट करने लगते हो, एक सोशल बॉन्ड बनने लग जाता है आप लोगों का आपस में। एंड व्हेन यू फाइंड एनी वेकेंसी इन हिज कंपनी, तो आप जब उसको डायरेक्ट मैसेज करते हो तो ये बंदा डायरेक्ट रिकॉल कर लेता है, और हाँ यार ये वो बंदा है। यानी नेटवर्किंग की मेहनत पीछे से होती है। पता है क्या होता है, हम एज मेंटर्स भी कई बार ये चीज बड़ी जूझते हैं। मैंने कुछ भी हुआ, मेरी कुछ भी प्रॉब्लम आई कि भाई आज मैं तबीयत ठीक नहीं है, बहुत बच्चे रिप्लाई नहीं करेंगे, बहुत बच्चे बोलेंगे नहीं मैम हम कल क्लास रखते हैं। अब इनमें से कई बार ऐसा हुआ है कि हम लोगों के साथ इतनी ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे मेंटर भी ना अपना लूज कर देता है सारा कूल। सडनली एक मैसेज आता है, हेलो दिस इज माय सीवी, प्लीज लेट मी नो इफ देयर इज एनी वैकेंसी एंड यू कैन रेफर मी, ये मेरे को मैसेज आता है। और लिटरली देख के ऐसा गुस्सा आता है कि यार कोई गुड मॉर्निंग नहीं, कोई गुड आफ्टरनून नहीं, किसी भी मैसेज में मैम नहीं लिखा, मतलब क्या आई एम बीइंग पेड टू रेकमेंड समवन। और उस मैसेज को देख के इतना गुस्सा आता है कि आपको क्या लगता है कि हम ऐसे बंदे को रेकमेंड करेंगे? कोई नहीं करता। आपको भी डायरेक्ट अगर मैसेज कोई ऐसे करेगा ना, नो बडी विल रेकमेंड यू, नाइदर यू विल रेकमेंड समवन। तो सबसे पहले तुम बच्चे अपना जो नेटवर्किंग बना रहे हो ना, दूसरे की खुशी में खुश होके बनाने लगो। कोई कुछ पूछ रहा है, हेल्प देम आउट। हर चीज मतलब के पीछे नहीं होती है कि करने दे यार, फिर जब तुम पूछने लगोगे तो वो लोग भी यही सोचेंगे करने दे यार। इसलिए थोड़ा सा सोशली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो। आपको सबके साथ इन द टाइम रूटीन में फ्रेंड्स बनना है, मतलब के टाइम दोस्त बनने आओगे तो कोई मदद नहीं करेगा। इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, रिमेंबर दैट। ठीक है। यस मानस, अगर पॉसिबल है तो क्यों नहीं दो। और एसीसीए के मार्क्स तुम्हारे इवेल्युएट नहीं होंगे, क्यों घबरा रहे हो, हर बार नहीं आते हैं इवेल्युएशन वाले। ठीक है। देन प्रियल, यस। ये प्रियल कौन सी है, ये मेरे वाली प्रियल है क्या, जो 2 पेपर क्लियर कर चुकी है, ये उसका सवाल है?
यस मैम, वो मेरे दिमाग में आया, मैंने सोचा पूछ लूं। वाह प्रियल, मजा आ गया। मतलब तुम्हारे दिमाग में ये बात आ भी कैसे सकती है? मैम वैसे ही दिमाग में आया, मैंने कहा पूछ लूं। पूरी फीस लगती है। मत ओके पूछो ऐसी बातें, तुम्हें शोभा नहीं देती है। ओके मैम। देखो तैयारी पूरी करके जाओ, उसके बाद में भी अगर फेल हो गए तो कोई बात नहीं, अपन फेलियर को भी सेलिब्रेट कर लेंगे। ठीक है? और ये ना सारे सारे के सारे दोस्तों को ये मत एहसास दिलाया करो कि तुम फेल हो गए, तुम फेल हो गए। अरे तो कोई बात नहीं यार, जो लोग पास हो रहे हैं वो भी तो फेल हुए ही होंगे ना कभी। दुनिया में सुना है कि कोई आदमी ने हमेशा सिर्फ ऊपर 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 ही देखा है, कभी भी फेलियर नहीं झेला? दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं होता। तो उसको ये रियलाइज कराने की जरूरत नहीं है कि भाई तू फेल हो गया। उसको ये दिलाने की जरूरत है कि यार इट्स जस्ट टाइम बीइंग, नेक्स्ट क्वार्टर तू पास है। इसलिए थोड़ा सा लोगों से दोस्ती रखो कंटिन्यूअली। ओके, नॉट मतलब के टाइम पे। एनी अदर मैम क्वेश्चन गाइस? मैम मैम हाँ जी बोलो। मैम मुझे ये पूछना था कि मैंने कल भी आपके मॉक्स के बारे में और टेस्ट के बारे में बोला था एफएम की क्लास में। तो उसमें ना आपने बोला था कि जो अभी मेरा मतलब दोबारा मुझे देना है एफएम का पेपर, तो अभी मॉक्स की आप बोल रहे हो कि जैसे लास्ट क्वार्टर से रिपीट में है क्या, तो वो हम्म। भी मुझे नहीं देना चाहिए? तो मुझे प्रति कोई फायदा नहीं होगा बेटा। देखो खुद सोच के देखो, तुमने जो पेपर पहले देख लिया, जिसको एक बार अटेम्प्ट कर लिया, तो उसका मैम यूज मैं क्या है? फिर प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म के मॉक से ही करूँ, मतलब ये हाँ, वाला मॉक अटेम्प्ट ना करूँ? मैं वही सुकांत को बोल रही थी कि तुम बच्चों को जिन्होंने दे दिए मॉक्स, मैंने इवेल्युएट भी कर दिए, अब उसको यस। तुम वापस दोगे तो भी कोई फायदा नहीं होगा। कारण बताती हूँ, नंबर अच्छे आ जाएंगे तो मेरे मन में ये होगा कि यार ये तो दूसरा अटेम्प्ट था सेम पेपर का, नंबर अपने आप ही अच्छे आने थे। और अगर नंबर अच्छे नहीं आए तो तुम्हारे मन में ये हो जाएगा कि ये पेपर किया हुआ था बावजूद उसके नंबर अच्छे नहीं आए। इसलिए उस ओके पेपर को मत करो। उसका मैं ओके तरीका तुम सब बच्चों को बताऊंगी कि इसका क्या करना है। एक बेसिस है उसमें प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे करना, वो करो। यस। दूसरा, अगर मैंने कोई भी नया टेस्ट अभी इंट्रोड्यूस किया है, करती हूँ हर क्वार्टर, इस बार भी कर रही हूँ, वो यस वाले मैम, अटेम्प्ट वो कर लो। सेल्फ इवैल्यूएशन वाला। हाँ, वो अटेम्प्ट कर लो। ओके मैम। ठीक है, तो ये करना। और इवन अगर एसीसी अनाउंस करेगा ना तो मैं तुम लोगों को बता ही दूंगी वैसे भी। अगर एसीसीए ने इवेल्युएटिव वाले मॉक्स अनाउंस किए, यू विल बी एबल टू एक्सेस दैट। ओके पर मैम। वो हर बार होते नहीं है असल में ना। ओके ठीक मैम। है। ओके थैंक यू। मैम, हाँ कोमल जो बोलो। चैप्टर हाँ मैम, जो चैप्टर 10 है बजटिंग हाँ, पीएम में, मैम ऊपर लाइव सेशन में उसके 2 क्लासेस है, उसमें कंप्लीट हो गया, और थ्योरी में भी दे रखा है मैम वो पूरा चैप्टर, तो वो दोबारा देखना है? नहीं नहीं नहीं, उसमें मैम स्टडी टेक्स्ट से भी क्वेश्चंस कराए थे आपने कुछ ए बी बी के? जरूरत नहीं है। जो बजटिंग का क्वेश्चन आता है ना वो अलग ही तरह का आता है, अलग ही लेवल का आता है। लाइव वाला देख लो बस। हाँ मैम, वो दोनों क्लासेस पे देख ली। हाँ बस वो वही बहुत है, मोर देन इनफ। ठीक है। ठीक है। हाँ जी गाइज, एनी अदर क्वेश्चन बिफोर वी क्लोज दी सेशन? अच्छा एक मिनट, भानवी का क्वेश्चन आया है, नहीं एक मिनट, अर्पिता का आया है। हाँ आदि, वही हो रहा है थोड़ा सा इस चीज पे ना, वर्क ऑन करो। अफिलिएट होने के बाद बिग फोर में जॉब मिल जाती है। अरे बच्चों एक मिनट, ये ना तुम बच्चों को बहुत कंफ्यूजन है। इंटर्नशिप, एसीसीए में कोई इंटर्नशिप नहीं होती। एक तो ना इन टर्म्स को ठीक से यूज करो। इंटर्नशिप का मतलब होता है कि डिग्री पूरी नहीं होगी जब तक आप ये नहीं करोगे। तुम्हारी डिग्री पूरी हो जाएगी 13 पेपर्स करने पे, लेकिन उसके बाद में आपको साइनिंग अथॉरिटी चाहिए, उसका डिग्री से लेना देना नहीं है, और उसको इंटर्नशिप नहीं बोलते हैं। जैसे हम लोगों को सीए में अगर आर्टिकलशिप पूरी नहीं हुई, सीए की डिग्री ही नहीं मिलेगी। लेकिन तुम लोगों के साथ क्या होता है, आप अफिलिएट बनते हो, तुम मत काम करो 3 साल, आप सडनली उसके बाद में 10 साल बाद में 3 साल का एक्सपीरियंस लेते हो, तो एसीसीए मेंबर बन जाते हो, जैसे हम लोग बनते हैं एफसीए, एसीए, वो होता है। तो एफिलिएट को, ये पहली बात तो ये इंटर्नशिप नहीं है, ये एक्सपीरियंस है, जॉब एक्सपीरियंस। अब जॉब एक्सपीरियंस क्या फ्रेशर को मिलता है? बिल्कुल मिलता है। मैं बोलूंगी तुम मेरे पे यकीन मत करो, इसको कैसे ढूंढोगे? मेरे स्टूडेंट नेटवर्क पे हैं, अगर नहीं है तो मीनाक्षी मैम को लिखना, शी विल ऐड यू टू द नेटवर्क। उस नेटवर्क पे पूछो कि यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे हैं क्या जो फ्रेशर थे और बिग फोर का पार्ट बन गए। तुम्हें अपने आप जवाब मिल जाएगा, मेरे से पूछने की जरूरत ही नहीं है।
ना मेरे पे बिलीव करने की जरूरत है, डेटा कैसे इकट्ठा करना है वो सिखा रही हूँ तुम्हें। ठीक है। इवन लिंक्डइन पे देखो, कुछ प्रोफाइल्स में तुम्हें दिख जाएगा, कोई दिख रहा होगा कि यार ये बंदा पेपर दे रहा है पर बिग फोर में काम कर रहा है, कैसे कर रहा है? उससे हाय हेलो करके पूछो कि भाई आप बिग फोर में कैसे काम कर रहे हो। है ना, इसका मतलब लोग ऐसे जो मेंबर बनने से पहले बिग फोर में है, बिल्कुल है। अरे भानवी, अपने पास 80% बच्चा बिग फोर में है, तुम अपने ग्रुप पे अभी डालो, तुम्हें कम से कम 15 निकल के आ जाएंगे कि हाँ मैं भी बिग फोर में हूँ, हाँ मैं भी बिग फोर में हूँ। ठीक है। जेनील, आई विल से नो, एक बार रुक जाओ, बिकॉज दो पेपर एक साथ में देयर इज अ रिस्क विद वर्किंग। देखो, अगेन आई से, करने को तो आप कुछ भी कर सकते हो, बट लेट्स बी रियलिस्टिक ऑन अ केस टू केस बेसिस। आप वर्किंग हो, आपके पास अगर टाइम है तो ही दो पेपर देना। अगर आपको लगे कि मेरे पास टाइम दिक्कत कर सकता है तो एक ही पेपर दो। ठीक है। सानिया, बिल्कुल कैलकुलेटर कैरी कर सकते हो सेंटर पे, कोई दिक्कत नहीं है। आदि, किस चीज की फी पे करनी होगी हर साल? रजिस्टर ऑफ अफिलिएट्स में रहने के लिए? वो सबको करनी पड़ती है यार, हाँ मैं भी करती हूँ सीए की। वो सबको करनी पड़ती है, हर प्रोफेशनल बॉडी को करनी पड़ती है। आप सीएमए करो, सीएफए करो, कुछ भी करो, उनके मेंबर बने रहने के लिए एक एनुअल फीस होती है, वो हर प्रोफेशन में होती है। इसलिए अपने प्रोफेशन को गाली मत दो, वो सब पे करते हैं। दिस इज अ कॉमन सिस्टम एवरीवेयर। इवन डॉक्टर्स, अगर किसी एसोसिएशन में आते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट होल्ड करते हैं, वकील बार काउंसिल के मेंबर्स होते हैं, तो उनकी एनुअल फीस जाती है। ठीक है। इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस। अब अनफॉर्चुनेट ये है कि हमारे साथ ये करेंसी एक्सचेंज का पंगा है, और हमारी करेंसी का पसीना छूटा हुआ है पाउंड्स के रेफरेंस में। तो ठीक है यार, इसमें यूके क्या करेगा। आदि, एपीएम के लिए एक एक सिंगल वीडियो बनाऊंगी। यहाँ पे अभी सारे बच्चे जो बैठे हुए हैं ना, ये स्किल लेवल के बैठे हुए हैं। तो एनी अदर क्वेश्चन गाइज बिफोर वी लीव? अर्पिता, दोनों में प्रैक्टिस बांट के करो। मीन्स डेली यू हैव टू गिव 2 hours टू एफएम, देन 1 hour टू पीएम, ऐसे मैनेज करो। और छुट्टियों के टाइम पे, मतलब जब सैटरडे संडे है, इसी टाइम को डबल कर दो। तो पीएम का क्योंकि सिलेबस कम है, उसको कर सकते हैं आराम से। दोनों का थ्योरी राइटिंग इज एब्सोल्युटली सिमिलर टाइप का। ठीक है। ओके, गॉट इट गाइज? मैम जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी। हम पीएम में जो एक टॉपिक है बजटिंग, मैम उसमें से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा सा उसमें आइडिया दे दो। उसमें एक शायद बजटिंग का क्वेश्चन मैंने डाला है, लेटेस्ट सालों में ही आया है। आपको बस वो ये सिचुएशन बताएंगे कि भाई नेक्स्ट क्वार्टर ये होने वाला है, मटेरियल की प्राइस ऊपर जाने वाली है, हमारा प्रोडक्शन डबल होने वाला है, सेल भी डबल होने वाली है, तो आप इसका नया बजट बनाइए। तो जो भी ओल्ड नंबर्स होंगे उनमें ऐड करते जाओ, नए नंबर्स के हिसाब से बजट बनाते जाओ। मैंने मैम कराया सो है। मोर लाइक अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन देन अ थ्योरी वन। नो 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 नो, इट कम्स एज अ मिक्स। इट कम्स एज अ मिक्स। 7-8 नंबर का प्रैक्टिकल आएगा, हाँ सुकांत इज सेइंग रोलिंग बजट की तरह, यस। 7-8 नंबर का प्रैक्टिकल आएगा, और उसके बाद में आएगा कुछ वो आपसे थियोरेटिकली पूछेंगे। अब ये थियोरेटिकली भी रिलेटेड टू केस होगी, कि इस केस में अगर एम्प्लॉइज आर नॉट हैप्पी विद द बजट तो क्या कर सकते हैं, तो पार्टिसिपेटिव बजटिंग कराओ। टेक एडवाइजेस फ्रॉम द एम्प्लॉइज ऑल्सो, सो दैट दे फील मोटिवेटेड टू अचीव द बजट। ये थ्योरी में है। इसके 2-3 क्वेश्चन ही बेटा, उन 2-3 क्वेश्चंस को करके देखो, यू विल गेट अ कॉन्फिडेंस। मैंने भी कराया है इसका। ठीक है, डरो नहीं, ये बहुत सिंपल चैप्टर है, दुआ करो कि इसमें से आ जाए, यू विल सेल थ्रू वेल। अगर उसमें से डिसीजन मेकिंग से आ गया ना, और वो बाउंस बैक हो गया, तो हालत खराब हो जाएगी। जिम जिम जैसा क्वेश्चन अगर आ गया, जिम, और एक वो अलका होटल था ना, अलका होटल ही है ना वो होटल, और वो वाटर यस पार्क बना रहे मैम। थे जो। वो कैसे क्वेश्चन है? हाँ, और लीनियर रिग्रेशन इज जस्ट, वो मुश्किल है आना, बिकॉज वो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एमए में ज्यादा टेस्ट होती है, उसका आना मुश्किल है, बट स्टिल नो बडी नोज। आई हर्ड कि एक बार ही रिग्रेशन का क्वेश्चन आया था 20 नंबर का। हाँ, बाप रे, डराओ नहीं ऐसे यार। पर चलो एनीवेज, मोटा मोटा छोड़ के कुछ भी मत जाना, अच्छे से प्रैक्टिस करना, और इन 5 टिप्स को याद रखना। क्या 5 टिप्स थी? प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म, दूसरा टाइम बाउंड प्रैक्टिस, तीसरा
क्या था तीसरा? मॉक। मॉक्स। चौथा थ्योरी पे कंसंट्रेशन, एंड फिफ्थ करेक्ट प्रिपरेशन ऑफ थ्योरी। ओके, समझे? ठीक है, Yes. चलो आदि, फॉर सच क्वेश्चंस यू नीड टू गेट इन टच विद द टीम, नॉट मी, दे हैंडल दिस। एनीवेज, सो अभी इसके ऊपर पूरी तैयारी ऑन रखो। वी विल स्टिल कैच अप सून फॉर समथिंग इंफॉर्मेशनल। जहां भी मुझे जो इंफॉर्मेशन मिलेगी आई विल डेफिनेटली कम्युनिकेट टू ऑल ऑफ यू। तो तैयारी करते रहो, ठीक है? आई विल बी बैक सून विद समथिंग एल्स फॉर यू ऑल। चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक Thank यू you, ma'am. बाय। थैंक यू। मैम।